हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कैम्प्स के आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कंपनी करती क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल कितना है और लास्ट में कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स। कंपनी की शुरुआत 1988 में हुई थी। कैम्प्स ये इंडिया की एक लीडिंग म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है जिसके अंडर टोटल म्यूचुअल फंड एयूएम्स का 69.4% मार्केट शेयर है। एयूएम का मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड्स के अंदर मैनेज होने वाले टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के करंट मार्केट प्राइस को एसेट अंडर मैनेजमेंट बोला जाता है। इसका मतलब म्यूचुअल फंड्स में होने वाले टोटल इन्वेस्टमेंट्स में से 69.4% पैसा कैम्प्स ही मैनेज करती है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के टॉप 5 कंपनीज में से 4 कंपनीज और टॉप 15 कंपनीज में से 9 कंपनीज कैम्प्स के क्लाइंट है, जो कंपनी का म्यूचुअल फंड सेक्टर में स्ट्रांग प्रेजेंस दिखाता है। म्यूचुअल फंड्स के अलावा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इन B2B सर्विसेज के अलावा कंपनी सर्विस सेंटर्स, कॉल सेंटर्स, ऑनलाइन सर्विसेज, मोबाइल ऐप्स, इनके जरिए B2C यानी कि एंड कस्टमर को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब जानते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स के बारे में। ग्रेट टेरियंट, जो कि हार्मोनी रिवर इन्वेस्टमेंट्स की फुल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी है, ये कैम्प्स की एक मेन प्रोमोटर कंपनी है जिसके पास कैम्प्स का 43.53% स्टेक है। आपको बता दूं कि हार्मोनी रिवर इन्वेस्टमेंट्स को यूएस बेस्ड कंपनी वारबर्ग के प्राइवेट इक्विटी फंड्स ओन करते हैं। इसके अलावा कैम्प्स में NSEIL, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सब्सिडरी कंपनी है, इसकी 37.48% हिस्सेदारी है। इसलिए NSE को भी कैम्प्स का एक की प्रोमोटर माना जाता है। इसी के साथ कंपनी में HDFC की 5.99%, HDFC बैंक की 3.33%, HDFC ट्रस्ट की 3.19%, फेरियर कैपिटल इंडिया की 4% और एक्सिस की 1.94% हिस्सेदारी है। इस IPO के जरिए NSE कैम्प्स के अंदर अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने वाली है। सेबी के गाइडलाइंस को पूरा करने के लिए NSE कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रही है। इसके बाद वारबर्ग की ग्रेट टेरियंट ये अकेली कैम्प्स की मेन प्रोमोटर कंपनी बन जाएगी। अब जानते हैं इस कंपनी के मेन बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में, यानी कि ये कंपनी किन किन सेक्टर में एक्टिव है। सबसे पहला है म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी। ये कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस वर्टिकल है क्योंकि कंपनी का 85% से ज़्यादा रेवेन्यू इसी सेक्टर से जनरेट होता है। इसलिए इस सेगमेंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझते हैं कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंसी का काम क्या होता है। रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंसी का काम होता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी कि म्यूचुअल फंड, बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में होने वाले इन्वेस्टर्स के ट्रांजेक्शन को रजिस्टर करना और उनके डिटेल रिकॉर्ड को मेंटेन करना। इन्वेस्टर्स के कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स की बाइंग, मेल और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग, कस्टमर्स के मेन डाटा को चेंज करना, ऐसे कई सारे कामों के डिटेल्ड रिकॉर्ड RTA मेंटेन करता है। कुछ म्यूचुअल फंड्स ये खुद से करती है, लेकिन ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स ये आउटसोर्स करना ही पसंद करती है। जैसे कि हमने शुरुआत में देखा, कैम्प्स ये इंडिया की एक लीडिंग म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंसी है। कोई भी नया अकाउंट ओपन करना हो, कस्टमर के ट्रांजैक्शंस को रजिस्टर करना हो, उनके डिटेल को मेंटेन करना हो, कोई भी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी हो, ये सभी काम कैम्प्स करता है। इसके अलावा कैम्प्स एक इनसाइडर की तरह भी काम करता है। अगर कंपनी को कोई भी ट्रांजैक्शन सस्पिशियस लगता है तो वो ये बात सेबी को इन्फॉर्म कर देती है। इसी के साथ म्यूचुअल फंड हाउस को डिजिटल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वेबसाइट, मोबाइल ऐप बनाने के लिए कैम्प्स हेल्प करती है। इसी के साथ एंड कस्टमर के लिए कैम्प्स कस्टमर केयर और डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी का सेकंड बिजनेस वर्टिकल है इंश्योरेंस एंड रिपोजिटरी का। कैम्प्स ये इंडिया की इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइड करने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। इस सेगमेंट में कंपनी अपने क्लाइंट्स के कस्टमर्स को ई इंश्योरेंस पॉलिसीज और ई इंश्योरेंस अकाउंट्स देने के साथ ही ब्रांच ऑपरेशंस, पॉलिसी की सर्विसिंग और नए बिजनेस एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग जैसे कामों में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसी के साथ कैम्प्स अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स यानी कि NBFCs को कस्टमर इंटरफेस सर्विस और बैक ऑफिस प्रोसेसिंग जैसे सेगमेंट्स में सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है।
इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, किसी को भी अगर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हो तो वो प्रोवाइड करने में कैम्स हेल्प करती हैं। इसके अलावा कैम्स केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी की सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इसके ज़रिए एंड कस्टमर के पैन डिटेल्स को वेरीफाई करना, नए कस्टमर्स के केवाईसी डाटा को अपलोड करना, एग्जिस्टिंग कस्टमर के केवाईसी डाटा को मेंटेन करना, ये सारी सर्विस कैम्स प्रोवाइड करती है। अब करते हैं कंपनी का एक छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस। अगर हम कंपनी का पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी का टोटल इनकम साल 2016-17 में 5000 मिलियन था, जो कि बढ़ के साल 2018-19 में 7000 मिलियन पहुंच गया। कंपनी के टोटल एक्सपेंस भी साल 2016-17 में 3000 मिलियन थे, जो कि बढ़ के साल 2018-19 में 5000 मिलियन हो गए। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो वो साल 2016-17 में 1200 मिलियन था, जो बढ़ के साल 2017-18 में 1400 मिलियन हो गया और फिर साल 2018-19 में थोड़ा सा घट के 1300 मिलियन पहुंच गया। तो ओवरऑल कंपनी डिसेंट परफॉर्म कर रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब करते हैं कंपनी का एक छोटा सा पीयर एनालिसिस। इसके लिए हम कंपनी के जो 2 मेन बिजनेस वर्टिकल्स हैं उनका ही उस सेगमेंट के पीयर्स के साथ कंपैरिजन करेंगे। कैम्स ये इंडिया की एक लीडिंग म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी है, जिसके पास टोटल AUMs का 69.4% मार्केट शेयर है। अच्छी बात यह है कि पिछले 5 सालों में कंपनी का मार्केट शेयर 60.5% से बढ़कर नवंबर 2019 तक 69.4% यानी कि लगभग 10% से बढ़ गया है। अगर हम इंश्योरेंस डिपॉजिटरी बिजनेस की बात करें तो कंपनी सेकंड लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है। कंपनी का ई इंश्योरेंस पॉलिसी में 39% और ई इंश्योरेंस अकाउंट में 32% मार्केट शेयर है। NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड ये इस सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है। अगर इन दोनों का कंबाइंड मार्केट शेयर देखें तो ई इंश्योरेंस पॉलिसी में 84% और ई इंश्योरेंस अकाउंट्स में 67% मार्केट शेयर है। गौर करने वाली बात यह है कि LIC, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, वो किसी भी इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम नहीं करती है और वो कस्टमर्स को खुद के ई इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि LIC का इंश्योरेंस सेक्टर में मार्केट शेयर कम होते आ रहा है। इसका सीधा फायदा प्राइवेट कंपनीज को हो सकता है और इसी के साथ इसका फायदा कैम्प जैसी प्राइवेट कंपनीज को इंश्योरेंस डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज को भी हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर स्कोप के बारे में। कंपनी का 85% से ज़्यादा रेवेन्यू म्यूचुअल फंड सेक्टर से ही आता है, इसीलिए कंपनी का कंप्लीट ग्रोथ म्यूचुअल फंड सेक्टर के ग्रोथ पर ही डिपेंड करता है। अगर म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट की पिछले 19 साल की रिपोर्ट देखें तो वो 17.4% के CAGR से बढ़ा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ अगर हम म्यूचुअल फंड में होने वाले मंथली SIP कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो भी साल 2016 में 8% था, जो कि बढ़ के साल 2019 में 12% हो गया है। अगर हम कस्टमर फोलियोज के ग्रोथ की बात करें तो वो भी 18.6% की CAGR से बढ़ा है। ये सारी ग्रोथ रिटेल इन्वेस्टर्स में बढ़ रहे अवेयरनेस और SIP इन्वेस्टमेंट्स की बढ़ रही पॉपुलैरिटी की वजह से है। अगर हम क्रिसिल के 2019 की रिपोर्ट की माने तो आने वाले 5 सालों में म्यूचुअल फंड के टोटल AUMs के एक्सपेक्टेड CAGR ग्रोथ 17 से 19% है। इसी के साथ अगर हम म्यूचुअल फंड के RTA सेक्टर की बात करें तो पिछले 4 सालों में वो 20% की CAGR से बढ़ा है और क्रिसिल की रिपोर्ट की माने तो आने वाले 5 सालों में वो 16% के CAGR से बढ़ सकता है। ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं कंपनी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स के बारे में, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू डायरेक्टली अफेक्ट हो सकता है। पहला, जैसे कि हम जानते हैं कि कंपनी का 85% से ज़्यादा रेवेन्यू म्यूचुअल फंड के RTA सेक्टर से आता है। इन म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स को कंपनी जो फी चार्ज करती है वो एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AAUM के ऊपर एक फिक्स बेसिस पॉइंट यानी कि परसेंटेज होता है। इसका मतलब कंपनी का फी स्ट्रक्चर डायरेक्टली उसके एक्सपेंस से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए अगर कंपनी का कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है तो कंपनी क्लाइंट को डायरेक्टली वो पास नहीं कर सकती है। इसी के साथ कंपनी अलग अलग म्यूचुअल फंड क्लास को अलग फ़ी चार्ज करती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी इक्विटी फंड को डेब्ट फंड की तुलना में ज़्यादा फ़ी चार्ज करती है। अगर जिस क्लास से कंपनी का ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो घट जाता है या उसकी ग्रोथ कम हो जाती है
तो वो कंपनी के रेवेन्यू को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। सेकंड, म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इसलिए कंपनी के क्लाइंट को गवर्नमेंट के कई सारे लॉज और रेगुलेशंस को मानना ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट कोई नया रूल लाती है या फिर किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ में चेंजेस करती है तो वो क्लाइंट के ग्रोथ को निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, जिससे कैम्स को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरा, कंपनी अपना ज़्यादातर रेवेन्यू लिमिटेड क्लाइंट से पाती है। कंपनी के 65% से ज़्यादा रेवेन्यू टॉप 5 क्लाइंट से आता है। किसी कारण अगर कंपनी के टॉप क्लाइंट्स में से एक या दो क्लाइंट्स छोड़ देते हैं या फिर अगर उनसे आने वाले फीस का रेवेन्यू कम हो जाता है तो वो कंपनी के फाइनल रेवेन्यू को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। अब जानते हैं इस आईपीओ से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। पहले देखते हैं आईपीओ से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स। 21 सितंबर को ये आईपीओ ओपन होगा और 23 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा। 28 सितंबर को शेयर्स का बेसिक अलॉटमेंट हो जाएगा। जिनको शेयर्स अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए 29 सितंबर से रिफंड मिलना शुरू हो जाएगा और जिनको शेयर्स अलॉट हो गए हैं उनके डीमैट अकाउंट में 30 सितंबर को शेयर्स जमा हो जाएंगे। 1 अक्टूबर को कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएंगे। अगर आप इस आईपीओ को अप्लाई करने वाले हैं तो आप 23 सितंबर को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले 2 दिनों में आईपीओ कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आईपीओ ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है तो लिस्टिंग के बाद ज़्यादा लिस्टिंग गेन्स मिलने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। 2258 करोड़ का ये इशू होने वाला है और ये पूरा का पूरा इशू ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स ही अपना स्टेक बेच रहे हैं। कोई भी नया शेयर इशू नहीं होने वाला है। प्राइस बैंड की बात करें तो 1220 से 1230 तक के पर शेयर प्राइस पर हम इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खुद की इस कंपनी में हिस्सेदारी है, तो सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से ये कंपनी एनएससी पे लिस्ट नहीं हो सकती। इसलिए कैम्स के शेयर्स अभी के लिए सिर्फ बीएसई पे ही लिस्ट होने वाले हैं। कंपनी का एक लॉट 12 शेयर्स का है, इसका मतलब हम मिनिमम 12 शेयर्स और 12 के मल्टीपल में आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का मिनिमम लॉट अमाउंट 14,760 का है और ज़्यादा से ज़्यादा हम 1,91,880 यानी कि 13 लॉट्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये प्राइस बैंड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर आपको ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करनी है तो आप नॉन रिटेल इन्वेस्टर सेगमेंट से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020 का डाइल्यूटेड ईपीएस लेके अपर प्राइस बैंड के लिए पी रेशियो निकालते हैं तो वो 34.61 आएगा। अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का वैल्यूएशन देखें तो ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से इसका वैल्यूएशन हमेशा ज़्यादा ही रहता है और इसी तरह कैम्स का भी वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।